स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा था। आज के एपिसोड में हम 7th शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, जो हमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्क्राइब करेगा। सर, हम सबको ये तो पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं एंड यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 7th शेड्यूल को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या आप हमें इस शेड्यूल के बारे में कुछ सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स मेंशन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 7th शेड्यूल में डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दर्शाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिविजन ऑफ पावर्स के 3 लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। पहली लिस्ट जो कि यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट एंड तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। सर, स्टूडेंट्स को यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो फीचर्स मेंशन्ड हैं उन्हें समझने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो यदि हम ऑर्डर को फॉलो करें तो क्या आप हमें सबसे पहले यूनियन लिस्ट को इलैबोरेट करके बता सकते हैं? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट के फीचर्स या उनके अंदर मेंशन किए गए सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखें। इससे उनको ऑप्शन एलिमिनेशन और मेंस के आंसर राइटिंग में भी हेल्प हो सकती है। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स है। यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाता है जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती है लॉ बनाने की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिग्निफाई करता है कि इंडियन फेडरलिज्म में सेंट्रल थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, क्योंकि यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नेशन की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इतना ही नहीं, यूनियन लिस्ट में स्टेट और कंकरेंट दोनों ही लिस्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हो। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पूरी कंट्री के लिए रिलेवेंट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स पर हमें एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन की, रेगुलेशन की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या फिर ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो यूनियन लिस्ट को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगा। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाकर स्टेट के ऊपर ड्यूटीज लगा सकता है या फिर वो स्टेट को ऑथराइज भी कर सकता है। सर, हमारे लॉ मेकर्स ने क्या यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स को अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐड किया है? बिल्कुल दीपांश, 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू टैक्सेस ऑन सर्विसेज को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। स्टूडेंट्स को कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स है उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स को पार्लियामेंट एनलार्ज भी कर सकता है। सर, अब हम स्टेट लिस्ट के कुछ फीचर्स समझना चाहते हैं। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब 61 सब्जेक्ट्स है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किया गया। जो 5 सब्जेक्ट्स है वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, protection of wild animals and birds, weights and measures, and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court. State legislature normal circumstances में state list में mention हुए सभी subjects पर laws बना सकती है। अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को ये पावर भी देता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकता है।
सर, जैसा आपने बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मल कंडीशंस में तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है। हाउएवर, वो कंडीशंस कौन सी हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाती है? पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कुछ कंडीशंस पर ही लॉज बना सकती है। वो कंडीशंस है, पहली, जब राज्यसभा उस रिजोल्यूशन को पास करे कि ऐसा कोई अल्ट्रेशन करना है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी अगर पूरे देश में या किसी टाइम पर किसी उस स्टेट में लगी हो। और तीसरा, जब 2 या उससे ज़्यादा स्टेट ऐसा रेजोल्यूशन पास करे जहां पर वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करता है टू मेक एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। हालांकि कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जब सेंट्रल पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाती है तो वो लॉ सिर्फ उस स्टेट में वैलिड होता है जिसने पार्लियामेंट से लॉ बनाने की रिक्वेस्ट की थी, या फिर उस रेजोल्यूशन को स्टेट लेजिस्लेचर में पास करना होगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दूसरे स्टेट भी उस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्हें अपनी लेजिस्लेचर में पहले रेजोल्यूशन को पास करवाना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है तो फिर उनमें अमेंडमेंट्स भी सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट्स को ये राइट नहीं है। ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है। फिर प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पर भी ये सब होता है। स्टेट लिस्ट में उन मैटर्स को इंपॉर्टेंट दी गई है जो रीजनल और लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करता हो। सर, हमारे लॉ मेकर्स ने क्या स्टेट लिस्ट में भी अमेंडमेंट के थ्रू कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड किया? ऑफ कोर्स, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए जिनमें यह कहा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 3 सब्जेक्ट्स पर लॉज नहीं बनाए जा सकते। ये सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में तो मेंशन है, लेकिन स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बोला गया कि वो इन सब्जेक्ट्स पर लॉज नहीं बना सकते। तो ऐसे वो कौन से सब्जेक्ट्स है? पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है स्टेट पुलिस और तीसरा है लैंड। इन तीनों सब्जेक्ट्स पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। सर, 7th शेड्यूल के अंदर 3rd लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टूडेंट्स इसे कैसे समझ सकते हैं? अब हम कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ फीचर्स को समझेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया था। कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स मेंशन है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड एटसेट्रा। वैसे तो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट में उन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया जिनमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन की ज़रूरत तो है, पर वो इतनी इसेंशियल भी नहीं है एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट्स जिनको स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया हो। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हम बहुत जल्दी फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए and keep studying. You can listen to Study IQ Presents, the podcast, on some audio streaming platforms as well, like Hubhopper, Kuku FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।